बहुत स्वागत है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਹੈ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂਵਾਲ। ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਲਰੀਆ। ਮੁਕੇਸ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ जी आया नु स्वागत है। शुक्रिया नवजोत। मुकेश, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने म्यूज़िक में पढ़ाई की है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप रहे हैं, उसके बाद लंदन गए हैं, वहाँ भी आपने म्यूज़िक में आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट की है और LA में भी मेरे ख्याल से आप म्यूज़िक ही पढ़ रहे हैं। एक आर्टिस्ट, एक एक्टिविस्ट कैसे बन गया? देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे तो सबसे पहले जैसे हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस वक्त आए तो यही देखा था कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है समाज के तबकों के बीच में। और इस यूनिवर्सिटी में हमने सिखाया कि जब आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है तो आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। आपका काम सिर्फ अपना पढ़ाई लिखाई करके करियर बनाना नहीं है। जैसे वहाँ पर एक हम नारा सुनते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, कि आपका जो लड़ाई और पढ़ाई का जो काम है वो दोनों साथ साथ में चलता है। और हमारी जो पढ़ाई है, जैसे मेरा जो रिसर्च है वो एक्चुअली जो सोशल सिचुएशंस है, हमारी जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसको इंटरोगेट करते हुए उसमें किस तरह की दिक्कतें हैं, उसमें किस तरह का बदलाव का ज़रूरत है, उसी के ऊपर है। तो एक मुझे लगता है कि एक जो अच्छा रिसर्च स्कॉलर है, एक जो अच्छा स्टूडेंट है, वो समाज की दिक्कतों से कभी भी अपने आप को दूर करके नहीं देखेगा। वो इस समाज का एक हिस्सा है और इस समाज में होने वाले हर उतार चढ़ाव का उस पर फ़र्क पड़ता है। और अगर जैसे बोलते हैं ना कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड योर फ्यूचर देन यू डिसाइड योर पॉलिटिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस देश में जैसे कृषि कानून है, चाहे शिक्षा को लेकर कोई कानून आ रहा है, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई कानून आ रहा है, इस देश के एक नागरिक होने के नाते उसके हर एक कानून का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। और इसी समझदारी को लेते हुए हमने जब भी हम यूनिवर्सिटी में आए तब से हमने एक्टिविज़म करना शुरू किया और हमारा बिल्कुल साफ इसके अंदर मतलब एक क्लैरिटी है कि ये एक्टिविज़म हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये सारे मुद्दे हमसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा एक एक्टिविज़म की तरफ झुकाव रहा। किसानी से कैसे जुड़े हैं आप? मैं वैसे बीकानेर के अंदर एक शहरी परिवार में पढ़ा हूँ, पला बढ़ा हूँ। और इस कानून के अंदर ये मुझे लगता है कि किसान आंदोलन है जिसको सब लोग इस तरह से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो आंदोलन में काफ़ी लोग हैं इनका ये मानना है कि वास्तव में कि ये मास मूवमेंट है। और इस किसान आंदोलन को मास मूवमेंट की तरह देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि इस मास मूवमेंट को किसान लीड कर रहा है। इसके अंदर जो 3 कृषि कानून का बात कर रहे हैं उसके अंदर एक जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का किसानों पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर आप डायरेक्टली देखें तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारे कंज्यूमर्स पर, जैसे कि हम जो इस देश की सिटीजन है। हम जानते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि हमारे देश की 70% जो आबादी है आज भी वो है, वो एक तरह से गरीबी रेखा से नीचे हैं। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो
जिसके पास में एक रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो आज भी अपनी रोज के 2 वक्त के खाने के लिए एक सब्सिडाइज जो पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है, और जितने भी स्टेट वेलफेयर स्कीम्स है उस पर डिपेंड करता है। आप जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जिस तरह से रेक्टिफाई करते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि किसी भी तरह का अनाज, किसी भी तरह का जो खाद्यान्न का पदार्थ है, जो भी एसेंशियल कमोडिटी है, उसका आप स्टोरेज करने को आप लीगलाइज करते हैं। और हमने पिछले 30 सालों में इंडिया के अंदर, और जैसे मैं 2-3 साल से बाहर रह रहा हूँ, हमने देखा है कि एक फ्री मार्केट के नाम पे वो फ्री मार्केट किसके लिए होता है? वो फ्री मार्केट हमेशा कंपनीज के लिए होता है। एक जो कैपिटलिज्म के अंदर या इस नियोलिबरल सिस्टम के अंदर आपको जो बताया जाता है कि भाई सबके पास में फ्री चॉइस है, लेकिन जब आपको पता है किसान के पास में अडानी और अंबानी 2 ही जो लोग हैं जो ये सारा सामान खरीदने वाले हैं, तो वो अपनी मन मर्जी का दाम किसानों को देंगे कम से कम, और यही जो ग्राहक होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, वो भी इन दोनों स्टोर से अगर खरीदेंगे तो कितना चॉइस उनके पास में रह पाएगा। लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनका शायद किसानी से सीधा नाता नहीं हो, हम इसी समझदारी के अंदर आए हैं कि इस मूवमेंट को एक तरह से बहुत ही रिडक्टिव तरीके से देखा जा रहा है, और हम अपने पार्टिसिपेशन के तौर पर और ये बात बोल के इसके अंदर शामिल होते हैं कि आप इसको एक तरह से ऐसे देखें कि जो इंसान अनाज खाता है देश और दुनिया के अंदर, ये कानून उसके लिए बहुत खतरनाक है। किसानों का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस इतने बड़े मास मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, पहले दिन से लीड कर रहे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, और वो लगभग 3 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर, और पंजाब के अंदर तो उससे पहले भी आई थिंक सितंबर से इन आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आंदोलन का एक बड़ा सवाल है जो मैं अभी तक बाहर लेके जाना है कि ये एक मास मूवमेंट है। आप मुकेश ट्रॉली टाइम्स की एडिटोरियल टीम में भी शामिल हैं, इज दैट राइट? या तो जब ट्रॉली टाइम्स की आप एडिटोरियल टीम का हिस्सा हैं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये आपका तजर्बा कैसा रहा? क्या पहले भी कभी आपने कोई किसी मैगजीन का या न्यूज़पेपर का या इस तरह की चीज़ का कोई संपादन किया है पहले से? पहले इस तरह से तो कभी संपादन वगैरह नहीं किया, लेकिन हाँ कभी कभी यदा लिखते रहते हैं, कभी किसी मसला तो, लेकिन एक तरह से न्यूज़पेपर के अंदर एज एडिटोरियल टीम ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो जब हम आंदोलन शुरू हुआ था, तो सबसे बड़ा जो सवाल था हमारे पास में कि हमें पिछले 10-20 सालों से दुनिया में एक आदत पड़ गई है, शायद हमारी जनरेशन के लोगों को, कि जो भी आंदोलन होता है उसका जो रीच बढ़ाने के लिए, या उसको बोलते हैं ना एक मैसेजिंग के लिए, हम हमेशा सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया का एक ऑडियंस, एक डेमोग्राफी, एक तरह के लोग, एक तबके के लोग, एक उम्र के लोग हैं, और एक एरिया के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसको आप नकार नहीं सकते। और स्पेशली जैसे इस सरकार के अंदर आने के बाद में पिछले 6-7 सालों में कि जिस तरह से एक IT सेल के नाम से एक सोशल मीडिया का पूरा एक बवंडर जो बोलते हैं ना, कि जो आप के असली मुद्दों तक को ढक देता है, आपके सामने जो सच्चाई दिख रही है आप उसको नहीं मान के सोशल मीडिया के जो मैसेजिंग है उसको मानते, जो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलता है। तो इस माहौल के अंदर हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये काम तो हम कर सकते हैं और किया भी जा सकता है, लेकिन क्या मूवमेंट के लिए हमारा ऑडियंस क्या है? ये जो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ पंजाब के अंदर, जो पहली बार जब 26 तारीख को दिल्ली लाया गया, वही दिन था जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी वर्कर स्ट्राइक भी इंश्योर की गई थी इंडिया में। उसमें उस समय लगभग 250 मिलियन वर्कर्स ने इस देश के अंदर उस दिन हड़ताल की थी, और उसी दिन से थे। तो एक बहुत आप देखिए एक सॉलिडरिटी यहाँ पर बना कि वर्कर्स और एक जो पीजेंट्स हैं उनका एक सॉलिडरिटी बना, और ये दोनों मिला के देश की लगभग 85 से 90% वर्किंग पॉपुलेशन आपकी बनाती है। ये दोनों लोग जब साथ है, क्योंकि लेबर रिफॉर्म हुआ जिसके अंदर लेबर्स पे भी उसी तरह से हमला किया गया जिस तरह से फार्म बिल के थ्रू फार्मर्स पे किया गया। और आप देखिए कि ये बहुत बड़ा तबका है, आप कितना भी बोलिए कि उनके अंदर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, लेकिन उनका जो स्पेशली 30-40 साल की उम्र के ऊपर के जो लोग हैं, उनका आज भी जो प्राइमरी जो मीडियम है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो एक न्यूज़ लेटर होता है, और उसके अंदर ये होता है कि अगर 10 लोगों के समूह में से अगर 2 लोग पढ़ना जानते हैं, तो वो शायद 2 लोग बाकी लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं अखबार, उनके लिए भी उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूवमेंट के अंदर जब हम आए पहले दिन से, तो हमने देखा कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं,
और बहुत तरह की बातें इस मूवमेंट के बारे में बाहर जा रही है कि बहुत तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए इतने लोग अचानक से, अच्छा ये तो इस तरह के लोग हैं, इनका किसानी से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ये जो सारे जो झूठ हैं उनको हमें काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको बाहर काउंटर करने के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि हमारे साथ में आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं, जो जहाँ से किसान मोर्चा शुरू होता है, जहाँ पे स्टेज लगा है, उससे 10 किलोमीटर दूर जो किसान बैठा है, जिसको पता है कि उसका इस आंदोलन में जिम्मेदारी है कि वो अपनी ट्रॉली छोड़ के नहीं जाएगा, उसको भी शायद मन करेगा कि वो स्टेज की तरफ जाके पूछे कि भाई नेता क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उसको इस मोमेंट का सीरियसनेस ये है कि वो किसान ये सब को दरकिनार करते हुए एक 10 किलोमीटर दूर एकदम शायद दूर दराज में कुछ अपने आसपास के लोगों के साथ में वहाँ पर बिल्कुल इसी कमिटमेंट से बैठा है कि मेरी जिम्मेदारी इस मूवमेंट में कि मुझे यहाँ बैठे रहना है। तो हमारा पहला जो आइडिया था वो ये था कि कैसे ये जो किसान है हमारे, जो हमें इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर, इस मोर्चे के अंदर, चाहे 10-12 किलोमीटर जितना भी लंबा है, उसके अंदर कैसे एक साफ मैसेज दिया जाए कि भाई आंदोलन में क्या हो रहा है। बाहर के लोगों को हमें एक अपनी तरफ लाने के लिए उनको एक साफ तस्वीर पेश करने से पहले कि हमारे साथ आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं उनको एक साफ तस्वीर पेश हो, उनको किसी तरह का गलत फहमी नहीं हो, उनको किसी तरह की र्यूमर में वो भरोसा करने के लिए नहीं जाएं और वो बिल्कुल क्लियर रहे, जो भी उनसे बात करें उनके दिमाग में के अंदर कि वो एक सही रास्ते पे हैं और उनका जो लीडरशिप है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो लीडरशिप है, वो उस कमिटमेंट के साथ में खड़ा है, उन पर उनके अंदर और एक जो लीडरशिप है उसके अंदर एक साफ तरह का कम्युनिकेशन हो। तो ये हमारा प्राइमरी आइडिया था। तो इसी आइडिया को हमने ध्यान में रखते हुए हमने अपना मीडियम चुना कि जो ट्रॉली टाइम्स जो एक न्यूज़ लेटर है, हम एक ट्रॉली में जाके दे दें। हम बिल्कुल उसको शुरुआत में जब हमने छपवाए तो हमने 2000 कॉपियाँ बंटवाई थी, तो हम 4-5 की ट्रॉली में एक ही न्यूज़ लेटर देते थे। तो उनका आप पढ़ के इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमें लगा जब आप मोर्चे के अंदर जो किसान हैं इनको आप कंसोलिडेट कर लेंगे, उनके अंदर आपका सही मैसेजिंग होगा, तब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुकेश, ट्रॉली टाइम्स तो आपने शुरू कर दिया क्योंकि आपने काउंटर करना था उस प्रचार को जो आपको लग रहा था कि सही नहीं है, गलत प्रचार हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए। अभी साथ साथ में न्यूज़ आ रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत अटैक्स हो रहे हैं और हमारे पास न्यूज़ लगातार पहुंच रही हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, एक एक करके नाम लगातार सामने आ रहे हैं कि जो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। कोई ट्रॉली टाइम्स को भी चैलेंज आया है इस तरह का? देखिए, हम अगर बहुत ही डायरेक्ट रूप से देखें तो हमें इस तरह का चैलेंज अभी तक नहीं आया है कोई, लेकिन अगर आप थोड़ा समझ के देखें तो कोई ताज्जुब का बात नहीं होगा अगर कल को आ जाए तो। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी पत्रकार है या कोई एक्टिविस्ट है और एक आम नागरिक है जो किसी भी मीडियम, जो उसके पास में मीडियम अवेलेबल है, अगर उसके पास में मीडिया है या उसका अपना सोशल मीडिया है या जो भी उसको अपने सोशल स्पेसेस मिलते हैं, उसके अंदर वो अपनी बात व्यक्त करता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये हमारा गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम जो भी लोग हैं, चाहे पत्रकार है, किसान है, स्टूडेंट हैं, हम वही राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन है। और मैं बोलता हूँ उससे बढ़कर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि हमारा जो कमिटमेंट है इस देश के नागरिक के तौर पे, जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे संविधान के प्रति है। हमारा किसी सरकार के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम जो लोग हैं वो हमारा कमिटमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। उस कॉन्स्टिट्यूशन से हम अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ड्रॉ करते हैं। हम जिस जोर के साथ में अपने राइट एसर्ट करते हैं इस देश के अंदर या करना चाहते हैं बुरे से बुरे दौर में, उस दौर के अंदर हम अपनी जिम्मेदारियां भी संभालते हैं कि इस देश के अंदर जो मजदूर है, किसान है, नागरिक है, देश का हर तबका है, वो इस देश का हिस्सा है और उसके किसी भी अधिकार पर अगर किसी भी तरह का आंच आता है, जिस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि उसकी ड्यूटी है कि उसके लिए खड़ा हो। ये करते हुए न सिर्फ हम किसी और के लिए नहीं खड़े होते हैं, ये सब करते हुए हम एक नागरिक के तौर पर हम अपने लिए खड़े होते हैं कि आज कल अगर हमारे ऊपर इस तरह की मुसीबत आएगी तो मैं कैसा समाज बनाए कि जो अपने पर हमला होने तक इंतजार ना करे, लेकिन जब आसपास में कुछ भी गलत हो रहा हो, एक बहुत ही कॉन्शियस सोसाइटी के निर्माण के लिए हम चाहते हैं कि इस तरह का एक पब्लिक कल्चर बने। और इसी समझदारी के साथ में मुझे लगता है कि बहुत सारे जो नागरिक जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह की आवाज़ उठाते हैं वो करते हैं। तो जब आप इनके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आप
बोलते हैं कि अलग अलग तरह से हमले हो रहे हैं, उनको थ्रेट दिया जा रहा है, तो शायद इसी मानसिकता का एक मतलब बोलते हैं निशानी है कि सरकार शायद खुद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वो ओथ लेती है, शायद वो उसको पूरा नहीं कर रही है। और उसको लगता है कि ये जो नागरिक है, ये जो भी एक्टिविस्ट है, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो शायद इस सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। और इसी को शायद दबाने के लिए सरकार, मुझे लगता है कि इस तरह के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और किसी भी नागरिक के जो बोलने के अधिकार को शायद दबाने की कोशिश करती है। और इसमें जो जैसे पत्रकार है, जो एक्टिविस्ट है, उनकी आवाज़ ज़्यादा मुखर है, उनकी पहुंच ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे लगता है वो हमले जब होते हैं तो पहली पंक्ति में शायद उनका नंबर आता है। ओके मुकेश, 2-4 बातें मैंने ज़रूरी तौर पे आपसे करनी है। एक तो आप ये बताइए कि आप जैसे कितने नौजवान हैं इस संघर्ष में जो बिल्कुल आपकी ही तरह सोचते हैं, क्योंकि हमारे तक जो न्यूज़ पहुंच रही है वो ये है कि जो नौजवान हैं वो बंटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं, और वो एकजुट नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, इस आंदोलन में बहुत लोग जुड़े हैं। मतलब आप देखिए कि हर किस्म के, हर उम्र के, हर तबके के और हर क्षेत्र के लोग जुड़े हैं। तो आप देखिए कि जब इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है ना, तो उसको आप डिस्क्रेडिट करने के लिए क्या क्या आपको मैसेजिंग, आपको क्या क्या प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। आप देखिए कि 10 लाख लोग दिल्ली के आसपास के जो सीमाएं उस पर बैठे हैं, और जब आप इस तरह के बड़े आंदोलन को ग्राउंड पे काउंटर नहीं कर पाते, तो आप बहुत सारे ऐसे नैरेटिव चलाते हैं। जैसे आपने बोला कि यूथ डिवाइडेड है, मुझे नहीं लगता कि यूथ डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि एक ओपिनियन होना अपना, एक बोलते हैं ना कि एक इंसान के सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसका एक निशानी होता है। आप यूनिटी को हम ऐसे देखते हैं कि मेरा कोई भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एक जो संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों से आंदोलन का जबरदस्त नेतृत्व किया है, बिल्कुल बुरी से बुरी परिस्थितियों में वो बिल्कुल टिक के खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी अपने काम के बलबूते पे बनाया है, और सारा जो आंदोलन है उनके पीछे खड़ा है। एक इतना बड़ा आंदोलन है, उसके अंदर बहुत सारे बैक एंड फोर्थ आते हैं, लेकिन इस संयुक्त किसान मोर्चा ने हर कदम पर एक बहुत ही क्रेडिबल लीडरशिप देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जी, आप शायद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके जो लीडर्स हैं। अभी आपने कहा कि हम उनके नेतृत्व में इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जारी है। लेकिन बात ये है कि ये अब पिछले कई दिनों से 26 जनवरी के बाद ख़ास तौर पर ये चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। कुछ लोग, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो उस लीडरशिप के ऊपर भी कई तरह के सवालिया चिन्ह लगा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आप भी उनको शक के दायरे में लाते हैं या नहीं लाते? अगर लाते हैं तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इतना बड़े आंदोलन के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। हो ही सकता है कि कुछ लोग आपसे सहमत नहीं हो, लेकिन वही बात है कि आप सहमति और असहमति के दायरे के अंदर रह के आप करते क्या हैं। एक तरह की, मुझे लगता है, सोच पे किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपके एक्शन है वो आपको लार्जर पिक्चर को दिमाग में रखते हुए अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप मूवमेंट के प्रति सिंसियर है। आप हो ही सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को लेकर लीडरशिप से आपका डिफरेंस हो, लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा इस बार इस एक मुद्दे पर लीडरशिप डिफरेंस, इसलिए मैं अलग करूंगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो इंडिविजुअल है वो आप मूवमेंट पे हावी कर रहे हैं। क्योंकि आप जब कलेक्टिव काम करते हैं तो आप ये नहीं मान सकते कि हर जो काम कलेक्टिव होगा उसमें आप एग्री करेंगे। अगर आपको अपनी मर्जी का हर काम करना है, तो आप कलेक्टिव का हिस्सा कैसे हैं? कलेक्टिव के अंदर आपको बहुत गिव एंड टेक करना होता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम करते हैं जो शायद मुझे पर्सनली पसंद नहीं हो, लेकिन वो मजबूरी भी नहीं है मेरी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मजबूरी है। वो उस अंडरस्टैंडिंग से आता है कि कितना बड़ा मास मूवमेंट एक कलेक्टिव का काम है। इसके अंदर हमको ये समझदारी रखना चाहिए कि कई बार ऐसे काम हमको करने होते हैं, उसकी शायद समझदारी मेरे अंदर नहीं होगी। मुझे लगता है संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर या कोई भी आंदोलन में लीडर होता है, उनकी एक बड़ी समझ होती है। उन्होंने 30, 40, 50 सालों से आंदोलनों में काम किया है। हो सकता है मेरे अंदर बहुत एनर्जी हो सकता है मुझे लगता है किसी चीज़ का मुझे बहुत समझदारी हो, लेकिन एक उनका तजुर्बा भी मैटर करता है। तो जैसे कई मायनों में वो यंग लोग, मैं बिल्कुल ट्रस्ट, एक एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करे, उसके साथ में कलेक्टिव लीडरशिप का जो आइडिया है, और ये मसला किसी एक इंडिविजुअल लीडर का नहीं है कि वो लीडर अच्छा है या बुरा है। दिस द आइडिया ऑफ लीडरशिप इन मास मूवमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। मतलब
होने को कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हम एक कलेक्टिव के तौर पे साथ खड़े हैं? और अगर हमारा गलती भी होता है, इस कलेक्टिव से भी गलती हो सकती है और वो कोर्स करेक्शन करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलती और सही गलत सही के नज़रिए से नहीं हटकर आप ये देखिए, लीडरशिप का काम, अब जब तक आप एक साथ जुड़े हुए हैं, यूनिटी में काम कर रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप हल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा उन लोगों के प्रति किसी तरह का व्यक्तिगत गुस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनके एक्शन से एक लार्जर मूवमेंट को नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मूवमेंट का पार्ट होने के नाते मुझे उनसे थोड़ी दिक्कतें हैं। और मेरा यही एक बात है कि आप बात कीजिए, आपका हो सकता है डिफरेंसेस हो, लेकिन आप अल्टीमेटली देखिए कि आपका फाइनली कोई भी कदम, लीडरशिप को आप एक तरफ ताक में रखिए, आप ये सोचें कि आपका कोई भी कदम, कोई भी एक्शन और कोई भी स्टेटमेंट क्या इस मूवमेंट के लिए फायदेमंद है या नहीं है। बस ये एक सवाल मुझे लगता है एक बॉटम लाइन है जो शायद लीडरशिप दिमाग में रखती है, और मुझे लगता है इस मूवमेंट के हिस्सा होने के नाते हम सबको ये देखना चाहिए। और कई बार जो मुझे लगता है आपसी में जो थोड़ी सी तकरार हो जाती है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन है, सब बहुत तनाव के अंदर है, कई बार हो जाती है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिल और दिमाग बड़ा रख के उसको किनारे रखना चाहिए, और अल्टीमेटली सब एक ही सवाल पूछे, भाई आंदोलन के लिए क्या सही है या गलत है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह का समझदारी। एक चीज़ बताएंगे कि अगर सिर्फ आप नौजवान मिलकर बैठते हैं, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रही, तो कैसी बातें चलती हैं आपकी आपस में? मुझे लगता है कि ये जो सवाल नौजवानों के रेस्पेक्ट में अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये सवाल और तबकों पर भी लागू होता है, क्योंकि इस तरह के ये हर तबके में लोग होते हैं कि जिनको किसी को लगता है कि जिनका एक एक्सपीरियंस है, जैसे देखो पंजाब में जैसे 30-40 सालों से लोगों का कुछ लोग हैं जो पीजेंट्री के अंदर एक्टिविज्म है, यूनियनाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो इस बात को समझते हैं कि हो सकता है कि कभी हमारा कदम गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एक लॉन्ग रन के अंदर एक कलेक्टिव लीडरशिप और एक जो ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स है वही आपका एक सहारा है एकमात्र। इंडिविजुअल जो एडवेंचर है, इंडिविजुअल स्टेप है, वो आपको हो सकता है किसी एक कदम पर आपको लग ही सकता है कि बेहतर कर सकता है, लेकिन ऑन ए लॉन्ग रन यही जो चीज़ है वो हमको बचाएगी। और आप देखिए कि आज बहुत लोगों को दुनिया भर में या भारत में लग सकता है कि देखो अचानक से किसान आंदोलन खड़ा हो गया, मुझे नहीं लगता ये अचानक से होता है। आप अगर जैसे हम ट्रॉली रेम्स कर इसी बात का कोशिश करते हैं कि हम जो फार्मर्स यूनियन उनके प्रोफाइल करते तो उनको बताते ये देखिए ये यूनियन 40 साल से काम करे। तो जब यंग लोगों के अंदर इस तरह की बात होती है तो मुझे लगता है वो इसी का रिफ्लेक्शन है, वो ना सिर्फ हो सकता है उम्र का एक उसके अंदर फैक्टर होता है। तो जब हम मिलके बात करते हैं तो हमारा ये होता है, देखिए कि हमको शायद किसानी के बारे में, जैसे मैं हूँ, मेरा किसानी बैकग्राउंड नहीं है, अगर मुझे शायद किसानी का समझ नहीं है, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको किसानी का समझ है, तो वो कई बार बोलते हैं कि यार ऐसे कर लेते तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में जो मोर्चे के अंदर जो बैठे हैं लोग 2-3 महीनों से, उसके अंदर शायद ही कोई इक्का दुक्का आपको लोग मिल जाएगा, वो बोलेगा नहीं हमको ऐसे कर, लीडरशिप के बियॉन्ड जाके ऐसे कर देना चाहिए। बोलने में बहुत बार लोग बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको लगता है कि यार देखो हम 2 महीनों से यहाँ पर बैठे हैं, लीडरशिप हमें लीड कर रहा है, तो उस नज़रिए से हम अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर वो माने तो अच्छा है, लेकिन हम अल्टीमेटली हम लीडरशिप के साथ में रहेंगे। तो वो ओपिनियन, आई विल से यस, वो ओपिनियन डिफरेंस का रहता है, लेकिन जो मोर्चे में लोग बैठा है वहां पर परमानेंटली, उसके अंदर मैंने इस तरह की बोलते हैं ना कि आदत या इस तरह की टेंडेंसी नहीं देखी है कि आप जाके कुछ और अलग से कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जी, अभी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, अगर आप ये बता सके कि इस वक्त कौन लीड कर रहा है इस मूवमेंट को? मुझे लगता है कि मूवमेंट पहले दिन से संयुक्त किसान मोर्चा लीड कर रहा है, और उस मामले में मुझे लगता है कि जितने भी मोर्चे हैं, ना सिर्फ जैसे टिकरी, सिंगू, शाहजहाँपुर है और आपका गाजीपुर, और उसके अलावा देश के अंदर छोटे छोटे स्केल पे बहुत सारे मोर्चे चल रहे हैं। जैसे मेरा होम टाउन है बीकानेर है, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में टोल प्लाजा पे मोर्चे चल रहे हैं। तो वो सारे मोर्चे डायरेक्टली संयुक्त किसान मोर्चा का जो कॉल है या उनका जो मैंडेट है उसी को इम्प्लीमेंट करता है। अगर उनका रेल रोको का कॉल है, उनका हड़ताल का कॉल है, उनका सहयोग आंदोलन का कॉल है, या उनका कैंडल लाइट मार्च का कॉल है, तो मुझे लगता है ये आंदोलन बिल्कुल एक साफ तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में चल रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह का दो राय किसी में है। अगर आपने सम अप करना हो, आप पहले दिन से संघर्ष के साथ, इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ से शुरू हुआ और इस वक्त किस मोड़ पे ये आंदोलन खड़ा है और किस ओर दिखाई दे रहा है कि ये जा रहा है?
आंदोलन जो है, मुझे लगता है कि एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। दुनिया का एक तरह से अगर नंबर के हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा एक मास मूवमेंट ये अब तक बन चुका है। और आप जिस तरह से देखिए कि दिल्ली के सीमाओं पर 3 महीने से किसान डटे हुए हैं। इतनी ठंड के अंदर 200 से ज़्यादा किसानों का शहादत हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले आज़ादी के आंदोलन के बाद में कितना बड़ा एक हिस्टोरिकल जंक्शन आया है। और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ये सीखने का। और जैसे मूवमेंट के अंदर बार बार बोलते हैं कि एक जो लोकतंत्र है वो हमेशा लोगों नागरिक ही लोकतंत्र को जिंदा रख सकता है। और नागरिक वो होता है जो अपने अधिकार को समझता है और उसके लिए लड़ना जानता है। आप घर के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के डेमोक्रेसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वेल फंक्शनल होगा। तो इस नज़रिए से मुझे लगता है हमारी पीढ़ी के लोगों को पहला ऐसा मौका मिला है जब इतने बड़े आंदोलन को देख रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं और सीख रहे हैं। और रही बात इस आंदोलन का क्या फ्यूचर है, मुझे लगता है इस आंदोलन ने एक बात तय कर दिया है कि समाज का कोई भी तबका इस बात को मान के नहीं चल सकता कि उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जैसे लगता था मजदूरों का जब हड़ताल होता था या किसानों का जब पहले छोटे छोटे स्केल पे हड़ताल होते तो लोगों को लगता था ये लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन अब बल रहा है कि सरकार के जो हमले वो लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अब आजकल अरेस्ट हो रही है, जर्नलिस्ट को हो रही है, एक्टिविस्ट की हो रही है, इलेक्टिस्ट, तो मुझे लगता है इससे कोई नहीं बचने वाला। इस समझदारी को अगर हम सब लोग मान ले तो मुझे लगता है ये आंदोलन ने इनको मौका दिया है और इसलिए ये आंदोलन सब तरह सपोर्ट ड्रॉ कर रहा है। रही फ्यूचर की तो मुझे लगा इस आंदोलन ने एक इतिहास ऑलरेडी बना दिया है। इस आंदोलन में जो भी लोग हैं कम से कम वो अपनी जिंदगी में या ये एक याददाश्त के तौर पर जरूर रखेंगे और एक इसको तौर पे भी रखेंगे कि इस समाज में, इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है आपका आवाज ड्यूटी है और इसके लिए आपके पास में एक एक्सपीरियंस है जो इस आंदोलन ने आपको दिया है। और मुझे लगता है कि जिस कमिटमेंट के साथ में हम लोग किसानों की लीडरशिप के अंदर से किसान मोर्चा की लीडरशिप के अंदर आंदोलन में बहे हैं, ये आंदोलन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और इसके साथ साथ में पॉलिटिकल और जो सोशल कल्चर है इस देश का, कैसे आप डेमोक्रेसी को देखते हैं, कैसे आप सिटीजनशिप एक्सरसाइज करते हैं, कैसे आपकी सरकार से उम्मीदें और सरकार को कितना खरा उस पर उतरते देख के नहीं देख के आपके क्या उसके स्टेप होते हैं। आप जब वोट डालते हो आप किस चीज को देख के वोट डाले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पर बहुत सारा एक डिबेट कि वो वोट किस बिना पर देते हैं और उनके राइट्स को किस तरह से यही सरकार दबा रही है। तो मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी को मैच्योर करने के लिए ये मूवमेंट ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है। चूंकि ये मूवमेंट इतना बड़ा, जाहिर तौर पर देश के हर तबके को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों कृषि कानून वापस तो जरूर होंगे इस आंदोलन पर, लेकिन इसके साथ साथ में देश के अंदर एक बड़ी डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए इस मूवमेंट में बहुत बड़ा आंदोलन से भी शुरू घर में हर एक गांव के अंदर। और मुझे लगता है वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि जो पूरा पीढ़ी है जो इस आंदोलन के अंदर देख के बड़ा हुआ है, इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, वो अगले आने वाले 40, 50, 60 सालों तक देश के अंदर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे से इस आंदोलन को लेकर और उम्मीद करते हैं कि हम उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। मुकेश, 30 सेकंड में अगर आपने मैसेज देना हो बाहर विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं, आप इंग्लैंड में रहे हैं, आप यूएस में रहे हैं, आपको माहौल यहाँ का मालूम है और बहुत से लोग बाहर बैठे हैं, अगर 30 सेकंड में आपने बाहर बैठे लोगों को इस आंदोलन की बिल्कुल सही तस्वीर पेश करनी हो और मैसेज देना हो तो क्या मैसेज होगा आपका? I would like to give a message to the people sitting like outside India that this is the fight against the neoliberalization, privatization of the resources of the public right and the basic fundamental need of a human being. So wherever you are, the solidarity with this movement means the solidarity with all the movement across the world against these policies. If you are sitting in your home, make sure that you are raising your voice against these policies. And this is not going to just succeed in India. If this kind of movement has to succeed in India, they have to succeed elsewhere in the world as well. So it is a big collective fight and we are all together in it. You can't like support one thing at home and just be against it at somewhere else. You have to be like tooth and nail, have to be against this policy. And we extend our solidarity to all the movement who are against privatization across the world, and we expect the same from them as well. So wherever you are, follow the movement, spread the word, and just be vigilant about it. That's मुकेश कुलरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एसन जी, मुकेश
ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।